नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है ज्यामितीय रचनाओं की ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, तो ये नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा है चतुर्भुज। क्या? चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज क्या होता है? जो आकृति चार सरल रेखाओं से मिलकर बनी हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है? चार सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है, वो चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चार समकोण के बराबर अर्थात 90 × 360 डिग्री। यानी एक समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री होता है। तो चार समकोण कितने हैं? चार गुणा कर देंगे तो सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज की चलते हैं हम। पहला है वर्ग। ठीक है, वर्ग की तरफ चलते हैं। पहला वर्ग क्या है? ठीक है, तो वर्ग की तरफ चलते हैं। वर्ग, देखिए वर्ग में क्या है? वर्ग स्क्वायर कहते हैं इसे इंग्लिश में। वह समतल आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। सभी कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। सभी कोण 90 डिग्री के। आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। दोनों विकर्ण समान हो। दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं? इसके समान होते हैं। वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, यानी हम उसके बाद चलते हैं आयत की तरफ। ठीक है, आयत क्या होता है? ठीक है, तो देखिए आयत के बारे में पढ़ते हैं। आयत यानी आयत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। वह समतल आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हों। ये आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं? इसकी बराबर होती हैं। और कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, तो बराबर और समांतर होती हैं वो आम से सामने भुजाएं। सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण कितने के होते हैं? इसके 90 डिग्री के होते हैं। दोनों विकर्ण समान हो। और दोनों विकर्ण कैसे हो? इसके दोनों विकर्ण भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? इसके समान होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, यानी समचतुर्भुज। क्या? समचतुर्भुज चलते हैं। समचतुर्भुज यानी रोम्बस। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। वह समतल आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हों। इसमें क्या होता है? आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समान होती हैं और समांतर होती हैं। समान होती हैं, आमने सामने भुजाएं समान व समांतर होती हैं। ठीक है, परंतु विकर्ण एक समान ना हो। विकर्ण एक, इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। परंतु इसके अभी भी कोण, यानी अभी कोण का मतलब क्या होता है? यानी इसके जो विपरीत कोण हैं, इसके जो विपरीत कोण है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। यानी विपरीत कोण कैसे होते हैं? इसके बराबर होते हैं। एक और कंडीशन है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। कितने पर काटते हैं? 90 डिग्री पर इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज की तरफ चलते हैं। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम कहते हैं इंग्लिश में इसे। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समानांतर होती हैं। आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं? इसकी बराबर होती हैं और कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस चतुर्भुज के अभिमुख कोण कैसे होते हैं? एक दूसरे को बराबर होते हैं। अभिमुख कोण मतलब होता है ये जो विपरीत कोण है इसके कैसे होते हैं? ये इसके कोण के बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ये समांतर चतुर्भुज का, इसके हम रोम्बॉइड भी कहते हैं। इसे कहते हैं रोम्बॉइड भी कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसे रोम्बॉइड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं समलंब चतुर्भुज। कौन सा वाला? समलंब चतुर्भुज की तरफ चलते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? अब समलंब चतुर्भुज में क्या है? ट्रिपेजोइड कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ट्रिपेजोइड कहते हैं। इसकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। तो इसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं? समानांतर होती है। कैसी होती हैं? इसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं? ये समानांतर होंगी लेकिन बराबर नहीं होती हैं। और विकर्ण एक दूसरे को बराबर नहीं काटते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। कितने पर नहीं काटते हैं? 90 डिग्री पर एक दूसरे कोण नहीं काटते हैं। तो ये कौन सा होता है? समलंब चतुर्भुज होता है, यानी ट्रिपेजोइड होता है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है विषमबाहु चतुर्भुज। ठीक है, ट्रेपेजियम। इसकी कोई भी दो भुजा समानांतर नहीं होती है। यानी ये कोई भी दो भुजा कैसी होंगी? इसकी समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, परंतु दो भुजा बराबर हो सकती हैं, इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्या कहता है आपका? विषमबाहु चतुर्भुज। यानी विषम यानी भुजा क्या अलग अलग हैं। ठीक है, समानांतर नहीं है, तो वो कैसा कहलाएगा? विषमबाहु चतुर्भुज। ठीक है, ट्रेपेजियम कहलाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारा बहुभुज। ठीक है, पॉलीगन्स। बहुभुज बहु मतलब होता है 5 या 5 से अधिक भुजा वाली आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है।
पांच या पांच से अधिक सीधी रेखाओं से घिरी हुई समतल आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जिसमें सभी भुजाएं तथा सभी कोण कैसे हों, बराबर हों, उसे हम नियमित बहुभुज, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, समान, सभी कोण बराबर हों, उसे हम नियमित पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। और पॉलीगन क्या होता है, पांच या पांच से अधिक भुजाओं वाला आकृति क्या कहलाएगी, पॉलीगन कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीगन। सबसे पहला है हमारा बहुभुज कौन सा है, पंचभुज, यानी पंच माने पांच, भुज माने भुजा, पेंटागन कहते हैं इंग्लिश में इसे। इस आकृति के अंदर सभी कोण 108 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 108 डिग्री कोण होते हैं। सभी भुजाएं कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, पांच भुजा होती हैं, इसमें पांच भुजा होती हैं। और भुजाएं कैसी होंगी, सभी बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। तो ये कैसा है, नियमित बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, ये पंचभुज है, ठीक है। तो ये पंचभुज बना हुआ है, सभी कोण कितने के, 108 डिग्री के, और सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, ये पेंटागन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा हेक्सागन, ठीक है। षटभुज, षट माने छः, भुज माने भुजा, ठीक है। इस आकृति में अंदर के सभी कोण कितने के होते हैं, 120 डिग्री के होते हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, छः भुजाएं होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी होती है, इस प्रकार की आकृति होती है। इसमें छः भुजाएं, ठीक है, कितनी भुजाएं, छः, और प्रत्येक कोण कितने का होता है इसका, 120 डिग्री का होता है, ये हेक्सागन कहलाता है। उसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट है अष्टभुज, ऑक्टागन कहते हैं। अष्ट माने आठ, भुज माने भुजा, ये ऑक्टागन कहलाता है। इस आकृति में अंदर के सभी कोण कितने के होते हैं, 135 डिग्री के, और सभी आठ भुजाएं कितनी कैसी होती हैं, समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। तो ये भी कैसा है, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इसकी आकृति सभी कोण कितने के, 135 डिग्री के, और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये आपका ऑक्टागन कहलाता है, ठीक है, 8 भुजा वाला ऑक्टागन। अब विभिन्न प्रकार के बहुभुज पढ़ते हैं, कौन कौन से बहुभुज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पेंटागन। पेंटागन में भुजा कितनी होंगी, पांच, यानी पंचभुज में पांच भुजा, इसमें पांच भुजा होती हैं, ठीक है। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है, 108 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है इसका, 108 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन यानी षटभुज, षटभुज में कितनी भुजा होती हैं, छः, और प्रत्येक कोण कितना होता है इसका, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। हेप्टागन यानी सप्तभुज, सात भुजा होती हैं, ठीक है। हेप्टागन होता है, इसका जो प्रत्येक कोण होता है 128.57 होता है, ठीक है। ऑक्टागन, ऑक्टागन में आठ भुजा होती है, यानी अष्टभुज, इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 135 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसके कोण होते हैं, ये कौन कौन से हमने बहुभुज हैं वो बता दिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट और बहुभुज, ठीक है। नौनेगन यानी नौ भुजा वाला बहुभुज, इसमें नौ भुजा होती हैं, ये नौ भुजा वाला बहुभुज है। उसके बाद डेकागन यानी 10 भुजा वाला बहुभुज, इसमें 10 भुजा होती हैं, ठीक है। उसके बाद अनडेकागन, 1-10 यानी 11 भुजा वाला बहुभुज, ठीक है, इसमें 11 भुजा होती हैं। उसके बाद द्विडेकागन मतलब द्वादश बहुभुज, यानी 12 भुजाओं वाला बहुभुज, इसमें कितनी भुजा होंगी, 12 हैं, ठीक है। तो इसमें n9, इसमें n10, इनमें n11, इनमें n12 होती हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम बहुभुज के गुण, ठीक है। बहुभुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, यानी बहुभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं वो कितना होता है। तो उसका जो सूत्र होता है 2n-4 × 90 या n-2 × 180, ठीक है। इसमें से अगर दो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो इस दो का गुणा हम 90 से करेंगे तो 180 हो जाता है। इस प्रकार ये दो सूत्र निकलते हैं इसके। तो इसको जो यानी आंतरिक कोणों का योग का सूत्र क्या होता है, 2n-4 × 90, ठीक है, ये इसका आंतरिक कोणों का योग का सूत्र होता है। ये आंतरिक कोणों का योग का सूत्र है, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण का योग नहीं है, प्रत्येक आंतरिक कोण नहीं है, ये प्रत्येक यानी आंतरिक कोण जो सभी कोण होते हैं। आंतरिक कोण के कौन कौन से देख, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, पांच, पंचभुज में कितने कोण, पांच कोण। तो पांचों कोणों का योग कितना होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक कोणों का योग, यानी पांचों कोणों का योग क्या है वो क्या कहलाएगा, आंतरिक कोण कहलाएगा, आंतरिक कोणों का योग कहलाएगा, ठीक है। और एक कोण क्या कहलाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो सभी कोणों का योग का सूत्र क्या होता है 2n-4, ठीक है। जैसे हम पंचभुज का निकालते हैं तो पंचभुज में पांच भुजा होंगी, 5 - 4 × 90, ठीक है। तो कितना होगा इसका, 10 में से 4 गए तो 6 × 90, ठीक है। तो कितना होगा ये 540, यानी पंचभुज के सभी कोणों का योग होगा वो कितना होगा, 540 डिग्री होगा। पंचभुज के सभी कोणों का कितना होगा, 540 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, यानी बाह्य कोण, इसमें जैसे ये आंतरिक कोण और ये बाह्य कोण, जब हम बाह्य कोण निकालते हैं तो वो 180 में से हम आंतरिक कोण को घटा देंगे। जैसे हम पंचभुज का निकालेंगे तो पंचभुज का जो आंतरिक कोण तो कितना 108 डिग्री का है, कितने का है 108 डिग्री का, लेकिन बाह्य कोण कितने का हो जाएगा 72 डिग्री का, कितने का हो जाएगा 72 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नियमित बहुभुज के कोने वृत्त पर स्थित होते हैं। अब कोई बहुभुज है, ठीक है, अब जो भी बहुभुज है उसकी जो अगर हम वृत्त के अंदर बना हुआ तो वो वृत्त पर उसके सभी
बिंदु मिले रहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है नियमित बहुभुज की भुजाएं अंदर बनाए गए वृत्त को से स्पर्शी होती हैं। ठीक है, कोई बहुभुज है, ठीक है, अब उस वृत्त पर बनाया गया तो उस वृत्त पर सभी भुजाएं क्या करेंगी, स्पर्श करेंगी, ये इसका ठीक है गुण है। उसके बाद चलते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों को, ये कितना होता है 360। कितने ही भुजा का बहुभुज है उसके सभी कोणों, सभी जो बाह्य कोण हैं उनका योग हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा। बहुभुज के आंतरिक कोण व उनके समीपवर्ती कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, कैसे, ये आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इसका कोण, इस कोण का योग हमेशा, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, यानी जो सभी कोणों का योग सूत्र क्या होता है, सभी कोणों का योग, ठीक है, सभी कोणों का योग, ठीक है, सभी कोणों का योग का सूत्र क्या है 2n-4 इंटू, ठीक है 90, सभी कोणों का योग का सूत्र होता है। ठीक है, और प्रत्येक कोण का जो सूत्र होता है, प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक कोण का सूत्र क्या होता है, बहुभुज के प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक कोण का सूत्र क्या होता है, जो यानी हम बहुभुज के जो योग है ना उसमें कितने का भाग देते हैं हम, बहुभुज के जो सभी कोणों का योग के सूत्र में हम किसका भाग देते हैं, भुजा, यानी n का भाग देते हैं, कितनी भुजाएं उसका भाग देंगे, तो ये प्रत्येक कोण का यहाँ से हमें मान निकलाएगा। उसके बाद चलते हैं, ठीक है, बहुभुज के यानी बहुभुज के विकर्ण, यानी विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण का जो सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है n×n-3/2। ठीक है, ये विकर्ण यानी बहुभुज को विकर्ण है, बहुभुज को जो विकर्ण निकालेंगे वो इस सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, हम लेते हैं पंचभुज, क्या बनाते हैं, सबसे पहले पंचभुज की तरफ चलते हैं। ठीक है, पंचभुज, पंचभुज के सभी कोणों का योग सूत्र निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सभी कोण निकालते हैं, सभी कोणों का योग, ठीक है, सभी कोणों का योग निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 2n-4 इंटू 90, देखिए दो पंचभुज में 5 हो जाएंगे -4, ठीक है, इंटू 90, ठीक है, तो 10 में 5 दूनी 10 में से 4 आ गए तो 6 इंटू 90, ठीक है, तो सभी कोणों का योग कितना आ गया 540, कितना आ गया 540 पंचभुज के। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें पंचभुज के प्रत्येक कोण निकालें, क्या निकालें, अगर हम प्रत्येक कोण निकालें, क्या निकालें, प्रत्येक कोण। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक कोण निकालेंगे तो प्रत्येक कोण कैसे निकलेगा, ये तो सभी कोणों को निकलेंगे, प्रत्येक कोण यानी सभी कोणों का योग कितना है 540 में कितने का भाग दे देंगे 5 हो जाए उसमें, तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने का 108 डिग्री का पंचभुज के, सभी कोणों का कितना होगा 540 डिग्री होता है। उसके बाद मैं आपको निकाल बताता हूँ विकर्ण, यानी पंचभुज के हम विकर्ण निकाल कर बताते हैं। देखिए n×n-3/2, ठीक है, तो इसमें देखिए n कितना 5 -3/2, तो देखिए बराबर 5 में से 3 गए 2, 5 दूनी 5 इंटू 2/2, 2 से 2 गया, तो पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे 5 विकर्ण होंगे, कितने होंगे पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं, कितने होते हैं पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, ये पंचभुज बनाया हमने, देखिए, ठीक है 1 2 3, ठीक है 4, और उसके बाद और यहाँ से निकलाएगा, देखिए 1 यह आ गया 2, ठीक है 3 4, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया आपका 5वां, ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें कितने निकलते हैं 5 निकलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम चतुर्भुज में देखते हैं, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज में अगर हम सूत्र निकालते हैं n×n-3/2, ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, अगर हम निकालेंगे तो देखिए किसी भी चतुर्भुज निकालें तो 4 × 4 - 3/2, तो देखिए 4 × 1 × 2, तो 2 दूनी 4, तो इसमें कितने निकलते हैं विकर्ण 2। तो इसी प्रकार पंचभुज में 5 निकलते हैं, कितने निकलते हैं पंचभुज में 5। तो इसके बाद चलते हैं वृत्त की तरफ। ठीक है, वृत्त क्या होता है, जब एक अचल बिंदु के सापेक्ष कोई चल बिंदु इस प्रकार घूमता है, अचल बिंदु को हम क्या कहते हैं केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं केंद्र कहते हैं, उसकी अचल बिंदु यानी केंद्र, अचल बिंदु के सापेक्ष कोई चल बिंदु यानी एक बिंदु यहाँ पर है, अब ये इस प्रकार घूम रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जब ये घूम रहा है तो इससे दूरी हमेशा कैसी रहे समान बनी रहे, तो इस प्रकार जो बनी हुई आकृति है यानी चल बिंदु से जो बनी हुई आकृति वो क्या कहलाएगी आपकी वृत्त कहलाएगी, क्या कहलाएगी वृत्त कहलाएगी। कैसे, एक अचल बिंदु यानी केंद्र, केंद्र से समान दूरी पर एक बिंदु है जो कि चल बिंदु है, ये तो अचल हो गया, और ये कौन सा हो गया चल बिंदु हो गया, ये चल बिंदु है। ठीक है, ये चल है,
तो ये चल बिंदु इस प्रकार घूमता है कि इससे दूरी हमेशा कैसी रहे, बराबर बनी रहे। तो इस चल बिंदु के जो पथ से बनी हुई आकृति वो क्या कहलाएगी, आपकी वृत्त कहलाएगी। ठीक है, तो ये पूरी वृत्त की परिधि है। ठीक है, क्या है वृत्त की, ये तो परिधि होगी, ये थोड़ा सा क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, केंद्र होता है। अब इसके वृत्त के बारे में पूरा हम पढ़ते हैं, वृत्त में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वृत्त से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहले केंद्र, जिस स्थिर बिंदु के चारों ओर एक चल बिंदु एक नियत दूरी बनाए रखते हुए गति करता है तो उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी उस जो वृत्त का केंद्र क्या होता है, एक स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु होता है, इसके सापेक्ष एक चल बिंदु चलता है, तो स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उसके बाद चलते हैं त्रिज्या या अर्धव्यास। ठीक है, अर्धव्यास या त्रिज्या, इसे रेडियस कहते हैं। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित चल बिंदु की दूरी को त्रिज्या या अर्धव्यास कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यानी यहाँ से लेकर यानी अचल बिंदु से और चल बिंदु के जो बीच की दूरी है, ये इसी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या, यानी ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है व्यास। व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, इसे हम डी से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, डी से। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो कि उसकी परिधि को दो बिंदुओं पर आमने सामने स्पर्श करे को व्यास कहते हैं। व्यास की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई की दुगनी होती है। तो देखिए व्यास क्या होता है, एक वृत्त है, हमने ये वृत्त बनाया, तो वृत्त के यानी दोनों बिंदुओं से गुजर रही है। ठीक है, यानी वृत्त पे क्या कर रही है, उसकी परिधि को दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, आमने सामने स्पर्श कर रही है, ये क्या होगा, व्यास होगा। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। त्रिज्या क्या होता है, ये दुगना होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस। वृत्त के केंद्र से नियत दूरी बनाए रखते हुए चल बिंदु के पूर्ण बिंदु पथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो परिधि क्या होती है, यानी एक चल बिंदु जो रास्ता बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि कहते हैं। चाप, वृत्त की परिधि का एक अंश को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, एक अंश, यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जीवा। वृत्त की परिधि पर यानी कॉर्ड यानी जीवा, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजरे जीवा कहलाती है। एक हमने वृत्त बनाया, अब वृत्त के कोई दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है ये रेखा, ये केंद्र से नहीं गुजर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, ये जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, छेदिका, सेकेंड। ठीक है, वृत्त को दो खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे को छेदिका कहते हैं। जीवा भी वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है, परंतु यह वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर केवल स्पर्श करती है। तो देखिए क्या अंतर है छेदिका और जीवा में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, अब छेदिका तो आर पार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये तो छेदिका है, ये क्या है, सेकेंड है, छेदिका है। ठीक है, लेकिन जो हमारे जो जीवा होती है वो यानी स्पर्श करेगी, केवल इसको आर पार नहीं करती, इनमें अंतर होता है। तो ये तो क्या है, छेदिका, और ये क्या है आपका, हाँ, जीवा होती है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, वृत्तखंड, सेगमेंट, यानी ठीक है, वृत्तखंड या सेगमेंट क्या होता है, एक जीवा और एक चाप से घिरे वृत्त को के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। देखिए एक वृत्त बनाया हमने, अब वृत्त बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक हमने जीवा बनाई। ठीक है, अब जीवा बनाई और जीवा, उसके बाद हमने क्या है, ये चाप, ये चाप। ठीक है, ठीक है, ये वृत्तखंड है। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड, यानी एक जीवा और एक चाप से जो घिरी हुई क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये वृत्तखंड कहलाएगा। ये क्या है, ये पूरा वृत्तखंड होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम स्पर्श रेखा, टेंजेंट। वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली सरल रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा को अगर हम देखें, देखिए एक वृत्त हमने बनाया। ठीक है, अब वृत्त से होकर के एक इस प्रकार यहाँ से एक स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, सरल रेखा जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा हम इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेमी सर्किल, अर्धवृत्त। व्यास वृत्त को दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है, इस बराबर भाग को वृत्त का अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त जानते हैं आप, तो अर्धवृत्त क्या होता है, देखिए अर्धवृत्त का मतलब होता है जैसे ये, ठीक है, ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, व्यास दो भागों में बांट देता है वृत्त को, तो ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, त्रिज्यखंड की तरफ चलते हैं। सेक्टर क्या होता है, दो अर्धव्यास और एक चाप से घिरे हुए वृत्त के क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। देखिए क्या होता है सेक्टर, यानी एक हमने वृत्त बनाया, ये वृत्त का क्या है, ये जैसे ये वृत्त का क्या हो गया, ये केंद्र हो गया, ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब केंद्र के बाद अगर हम क्या करें, दो त्रिज्या बनाएं, क्या बनाएं, तो एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, अब त्रिज्या, ठीक है, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे, क्या है, एक चाप, एक चाप बनाते हैं, ये चाप यहाँ से, ठीक है, ये चाप है। ठीक है, अब देखिए
अगर हम देखें इस प्रकार, तो ये तो त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, ठीक है, और ये चाप हो गया। इस प्रकार ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, वृत्त के केंद्र से जो क्षेत्र ये घिरा हुआ ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा आपका, त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है, ये त्रिज्यखंड आपका है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक इन चित्रों में बताता हूँ, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या है, व्यास होगा, और ये आधा क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है, ये रेडियस है, ये व्यास है, इस पूरे का कहते हैं इसको परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये वाली क्या है आपकी कॉर्ड है, यानी क्या है जीवा है, ठीक है। और ये क्या है आपका सेक्टर, यानी क्या है ये सेक्टर, यानी क्या है ये त्रिज्यखंड है, सेक्टर है, ठीक है। ये दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बना हुआ ये सेक्टर है, ये सेकंड यानी छेदिका है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ये सेगमेंट, यानी ये वृत्तखंड है, ठीक है, एक जीवा और एक चाप से मिलाकर बना हुआ ये वृत्तखंड है, ठीक है। ये टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये क्या है, ये यहाँ से ये क्या है सेंटर है, और यहाँ से आता है ये क्या कहलाएगा आपका सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा कंसंट्रेट यानी सकेंद्रीय वृत्त, और ये उत्केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। तो सकेंद्रीय उत्केंद्रीय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सकेंद्रीय क्या होता है, समकेंद्रीय वृत्त यानी कंसंट्रिक सर्किल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता उसे हम क्या कहते हैं, समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे बॉल बियरिंग, एक बियरिंग होती है उसके ऊपर एक वृत्त, ठीक है, ये बियरिंग होती है। तो बॉल बियरिंग भी इसका एक उदाहरण है। कहने मतलब समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, जब एक यानी कई वृत्तों का केंद्र एक ही होता है तो उसे हम कहते हैं समकेंद्रीय यानी कंसंट्रिक सर्किल कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं, समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त उनको हम कहते हैं। उसके बाद चलते हैं उत्केंद्रीय वृत्त, एसेंट्रिक सर्किल, वृत्त की परिधि में ही बना दूसरा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु मूल वृत्त से अलग हो, उत्केंद्रीय वृत्त कहलाता है। ये तो ये वृत्त हो गया, लेकिन इसका केंद्र ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये वृत्त है इसका जो केंद्र बिंदु है यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका जो केंद्र है मूल वृत्त से क्या अलग है, इसका केंद्र क्या है मूल वृत्त से अलग है। तो जब मूल वृत्त के केंद्र से अलग केंद्र बिंदु होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्केंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने चतुर्भुज और वृत्त और पॉलीगन्स के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।